बहुत बहुत स्वागत आपका। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन हमारी आज की क्लास में। मैं हर्षित मौर्य आप सभी के लिए आज जो टॉपिक लेकर के आया हूं वो टॉपिक है वर्क एंड एनर्जी। हम अपनी प्रीवियस क्लासेस में कई सारे टॉपिक्स को पढ़ चुके हैं और जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो टॉपिक होने वाला है वर्क एंड एनर्जी। क्या टॉपिक होने वाला है हमारे पास? वर्क एंड एनर्जी। क्या होने वाला है? वर्क एंड एनर्जी। वर्क एंड एनर्जी ये हमारी जो रियल लाइफ है उससे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है और इसीलिए आपको टॉपिक समझ में भी आने वाला है बहुत बेहतरीन तरीके से। वर्क, सबसे पहले हम लोग आज के अपने इस लेक्चर के एजेंडे को क्लियर कर लेते हैं। आज हमें क्या क्या करना है। पहले तो हमें समझना है वर्क, डेफिनीशन, फार्मूले वगैरह इसके समझेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे रियल लाइफ के। फिर हम नेचर ऑफ वर्क देखेंगे, पॉजिटिव वर्क है, नेगेटिव वर्क है या जीरो वर्क है। इसके बाद हम लोग देखेंगे एक आधा क्वेश्चन इसी से रिलेटेड। फिर एनर्जी के बारे में पढ़ेंगे, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, वर्क एनर्जी थ्योरम और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आज के लेक्चर का हमारा मेन एजेंडा यही रहने वाला। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं और हमारा जो टॉपिक वर्क एंड एनर्जी है हम उसमें सबसे पहले वर्क पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? वर्क पर चलते हैं। वर्क क्या है? वर्क क्या है? हम डेली कुछ ना कुछ काम करते हैं। अगर हम घर में हैं, गांव में हैं, तो कुएं से पानी भरी हुई बाल्टी को घसीटते हैं रस्सी से, या हम कहीं किसी सरफेस में टेबल को खसका करके ले जाते हैं, या कहीं पर कोई मजदूर वर्क कर रहे हैं, वर्कर्स वर्क कर रहे हैं, या कोई लोड उठा करके जा रहा है। बहुत सारे काम, यानी हम लोग काम करते हैं, वर्क करते कैसे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं। क्या अप्लाई करते हैं? फोर्स। और फोर्स अप्लाई करने के बाद उसमें कुछ ना कुछ क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट। भाई ऐसा तो है नहीं कि हम खाली बैठे रहेंगे तो वर्क होगा। काम करने के लिए हमने, मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, ये रिमोट हमने यहाँ से उठाया और उठा करके हमने दूसरी जगह रख दिया, या दूसरी जगह से उठा करके हमने किसी पहली जगह रख दिया। तो ये सारा का सारा, जब भी हम कहीं किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हो। क्या हो? डिस्प्लेसमेंट। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं? वर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वर्क। तो हम इसकी डेफिनीशन इसी तरीके से बनाते हैं, बहुत सिंपल वे में। सबसे पहले हम डेफिनीशन देखते हैं और आसानी से, अ वर्क इज said to be done when force apply on an object and displacement undergoes parallel to the force, or parallel to the component of force, parallel to the one of the component of force, one of the कंपोनेंट ऑफ फोर्स। देखो, डेफिनीशन हम सिंपल लैंग्वेज में बना सकते हैं, जरूरी नहीं कि हम डेफिनीशन कहीं से लें, हम अपने लैंग्वेज में बना सकते हैं। हमने क्या लिया? हमने एज्यूम किया कि हमारे पास एक सरफेस पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। ये हमने एक ऑब्जेक्ट ले लिया। इस ऑब्जेक्ट, अब ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट किसी सरफेस पर है। कहाँ पर है? किसी सरफेस पर है। सपोज दैट ये इसका क्या है? सरफेस। और इस सरफेस पर ये ऑब्जेक्ट क्या है? रखा हुआ है। इस ऑब्जेक्ट का मास कंसीडर कर लेते। हमने कंसीडर कर लिया, m इसका क्या है? मास है। और इस पर एक फोर्स F अप्लाई कर रहे हैं जो इस डायरेक्शन में है, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में हो सकता है। अपनी डेफिनेशन को समझने के लिए मैं एक फोर्स ले रहा हूं, और ये फोर्स मैंने ले लिया कुछ इस तरीके से। ये एक F फोर्स है जो लग रहा है।
इस ऑब्जेक्ट पर अप्लाई किया जा रहा है। अ वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन एन ऑब्जेक्ट and displacement undergoes parallel to the force or parallel to the one of the component of the force। यानी कि अब ये ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव करे। अब ये ऑब्जेक्ट क्या करे, मूव, और मूव करने के बाद कहीं भाई फोर्स लगा, हो सकता है थोड़ी देर बाद ये कहीं इस पोजीशन पर आ गया, ये आ गया कहीं कुछ इस पोजीशन पर, सपोज दैट ये पहुंच गया, ठीक है, ये इस पोजीशन पर पहुंच गया। पहले ये यहाँ पर था और इस टाइम पर ये कहाँ पहुंच गया, एस डिस्प्लेसमेंट। कितना पहुंच गया, एस डिस्प्लेसमेंट, यानी इसने अपनी पोजीशन को चेंज कर दिया। पोजीशन को किस डायरेक्शन में चेंज किया, या तो पैरेलल टू द फोर्स हो या फिर फोर्स के किसी एक कंपोनेंट के पैरेलल हो। यहाँ पर अगर इस फोर्स के हम दो कंपोनेंट बनाते हैं तो हमको पता है ये एंगल अगर थीटा है, हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बना रहा है, सपोज दैट थीटा एंगल बना रहा है, या फोर्स जो अप्लाई किया जा रहा है वो हॉरिजॉन्टल से थीटा एंगल पर फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। तो हमारे कंपोनेंट क्या बनेंगे, इस डायरेक्शन पे बनता है एफ कॉस थीटा और ये बनता है एफ साइन थीटा। क्या बनता है, एफ कॉस थीटा और एफ साइन थीटा। हॉरिजॉन्टल एंगल की तरफ वाला एफ कॉस थीटा और वर्टिकल थीटा से दूर वाला एफ साइन थीटा हमने बना लिया। अब डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में है उसी के पैरेलल फोर्स, यानी एफ कॉस थीटा, क्या लिया हमने, एफ कॉस थीटा, ठीक है। तो अब इसके एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन क्या है, इस ऑब्जेक्ट को हमने एफ फोर्स लगा करके एस डिस्प्लेसमेंट दिया, तो यहाँ पर क्या बनेगा, कंसीडर कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ थोड़ी सी थ्योरी भी राइट कर लेते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m placed on horizontal surface. A force F is applied on the body angle theta with horizontal and horizontal displacement is s। हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट कितना है, s है। चलिए अब इस पर हम फॉर्मूला बनाते हैं। वर्क डन क्या होगा, तो ये जो वर्क डन होगा, ये वर्क डन हम कैसे देखेंगे, ध्यान से देखिए। वर्क डन W इज इक्वल एफ एस, क्या देखेंगे, W इज इक्वल एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अच्छा ये कैसे आया, ध्यान से देखते हैं, पहले से हम देख लेते हैं। वर्क डन क्या है, वर्क डन इज सेड टू बी डन when force apply on object and displacement undergoes parallel to the force or parallel to the one of the component of its force, ठीक है। तो वर्क डन W इज इक्वल क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट S, और पैरेलल, इस डिस्प्लेसमेंट के पैरेलल कौन सा कंपोनेंट है, F कॉस थीटा। हमने क्या ले लिया, S इंटू एफ कॉस थीटा, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं एफ एस कॉस थीटा। ये हो गया वर्क डन W। अब हम सभी लोगों ने वेक्टर और स्केलर वाले चैप्टर पढ़े हुए हैं, तो हमको बहुत आसानी से पता चल गया ये क्या है, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, क्योंकि वर्क क्या होता है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है। वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, फोर्स भी क्या है, वेक्टर। जब दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन कराते हैं और क्वांटिटी हमारी स्केलर बनती है तो वहां पर डॉट प्रोडक्ट आता है। क्या आता है, डॉट प्रोडक्ट, यानी एफ एस कॉस थीटा। चलिए इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी, क्योंकि वेक्टर वाले चैप्टर में हम लोगों ने कुछ बहुत इसे समझा हुआ है। अब हम चलते हैं यूनिट की तरफ। किसकी तरफ चलते हैं, यूनिट ऑफ वर्क। अगर एसआई यूनिट की बात करें तो एसआई यूनिट वर्क की क्या होती है, जूल। क्या होती है, जूल। और अगर हम न्यूटन और मीटर में बात करें इन द टर्म ऑफ एम के एस, तो ये देखिए फोर्स,
फोर्स है। इस फोर्स की यूनिट हम क्या ले सकते हैं, अच्छा जूल के अलावा इसकी यूनिट क्या ले सकते हैं, इसकी यूनिट हम ले सकते हैं न्यूटन। ये क्या हो गई, फोर्स के लिए न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट के लिए हो गई मीटर। ठीक है, न्यूटन मीटर। अब अगर हम देखें सीजीएस में, तो सीजीएस में इसे हम क्या बोलते हैं, अर्ग। क्या बोलते हैं, अर्ग बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारी क्या हो गई, यूनिट। डायमेंशनल फार्मूला की बात कर ली जाए, चलिए डायमेंशनल फार्मूला भी देख लेते हैं। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है mlt-2। कितना होता है, mlt-2। और डिस्प्लेसमेंट यानी कि डिस्प्लेसमेंट इसका क्या हो जाएगा, L। तो यहां पर वर्क का डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला फॉर वर्क, ये कितना हमारे पास बन के आएगा, ये बन के आएगा F इंटू एस, यानी कि ml स्क्वायर t-2। इस l का यहाँ पर क्या हो गया, मल्टीप्लाई, तो क्या बन गया, ml स्क्वायर -2 बन गया। ठीक है, ओके ठीक। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, जूल और अर्ग का कनेक्शन देख लेते हैं। बहुत बेसिक सी चीज़ ये भी है। 1 जूल इज इक्वल क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। क्या होता है, 10⁻7 अर्ग। तो ये है हमारी वर्क की डेफिनेशन और वर्क का एक्सप्लेनेशन, कैसे हमने इसे फॉर्मूले के टर्म में एक्सप्लेन किया। ठीक है, चलिए ओके। अब हम इससे आगे चलते हैं, अब हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। चलो भाई, नेचर ऑफ द वर्क, नेचर ऑफ वर्क डन। क्या देखते हैं, नेचर ऑफ वर्क डन। नेचर ऑफ वर्क डन। वर्क डन कितने टाइप का हो सकता है, 3 टाइप का। कितने टाइप का ले रहे हैं हम यहाँ, 3 टाइप का, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो वर्क डन। सबसे पहले हम लोग पॉजिटिव को देखते हैं। किसको देखते हैं, पॉजिटिव को। चलिए हम देखते हैं पॉजिटिव वर्क डन को। नेचर ऑफ वर्क डन, देखिए ध्यान से। हम सभी लोगों ने अभी क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि अगर फोर्स है, कोई ऑब्जेक्ट है, इस सरफेस पर अगर कोई एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है और इस पर एक फोर्स लग रहा है, क्या लग रहा है, फोर्स। और फोर्स लगने से ये क्या हो रही है, डिस्प्लेस हो रही है। क्या हो रही है, डिस्प्लेस। और यहां पर जो फॉर्मूला हमारे लिए बन के आता है, W इज इक्वल FS cos थीटा। क्या बन के आता है, W इज इक्वल FS cos थीटा। सपोज दैट कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है थीटा। सब अब यहाँ पर अगर हमारा फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा होता, मान लो कहीं कुछ इस डायरेक्शन में, तो ये होता F, यहाँ पर होता F cos थीटा। तो इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट भी अगर इसी डायरेक्शन में होता, तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट और इसके बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। क्या बन रहा है, थीटा। इफ एंगल थीटा between force and displacement is acute angle। क्या है, acute angle। अच्छा acute angle क्या होता है, acute angle होता है वो एंगल जो 0 डिग्री से क्या हो, बड़ा, और 90 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। 0 से क्या हो, बड़ा हो, और 90 से क्या हो, छोटा हो। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल बोलते हैं। अगर यहाँ पर हम थीटा की वैल्यू पुट करें, W इज इक्वल FS cos थीटा, और थीटा की वैल्यू 0 ले ले, पर 90 से क्या रहे, ऑलवेज कम, तो cos 0 के केस में ये क्या बन जाएगा, F इंटू एस, क्योंकि cos 0 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1। और अगर हम cos 90 लेंगे तो वैल्यू हमारी 0 होगी। पर अगर 90 से एंगल छोटा है, 90 से एंगल क्या है, छोटा, तो कहीं ना कहीं जो भी वैल्यू हो, वो वैल्यू हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। क्या आएगी, पॉजिटिव। यानी कि डिस्प्लेसमेंट
और फोर्स के बीच में अगर एंगल एक्यूट एंगल है, कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल है, तो उसकी वैल्यू हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि ऐसा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ऐसा वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव वर्क डन होगा। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं भाई। हम जब भी कुछ करते हैं तो उससे एक रिलेटेड रियल लाइफ का एग्जाम्पल भी हम ले लेते हैं। चलो भाई, हमने ले लिया ये एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या है, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल। हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट, अब ये ऑब्जेक्ट को हम इस डायरेक्शन में पुल कर रहे हैं। सपोज दैट एक कोई ऐसा हमने ऑब्जेक्ट लिया है जो किसी रस्सी से बंधा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर गलारी लगी हुई है और इसको धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं। तो धीरे धीरे ये क्या होना शुरू होगा, थोड़ा आगे की तरफ मूव करना शुरू करेगा। आगे की तरफ मूव करना क्या करेगा, शुरू करेगा, इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो ये हमारे इसके लिए क्या हो गया, एक एग्जाम्पल कि इसका डायरेक्शन किस में हो रहा है, हॉरिजॉन्टल वे में हो रहा है, और फोर्स इसका क्या लग रहा है, हॉरिजॉन्टल से कुछ थीटा एंगल पर फोर्स लग रहा है, पर एक सर्टेन टाइम तक। बहुत ज़्यादा जब इसको पुल करने लगेंगे तो ये फिर धीरे धीरे ऊपर भी जाने लगेगा जब रस्सी बहुत हमारी छोटी हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब हम चलते हैं, अब हम आ जाते हैं नेगेटिव वर्क डन पर। किस पर आ जाते हैं, नेगेटिव वर्क डन पर। नेगेटिव वर्क डन क्या है, देखें, इफ एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज अ ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है, थीटा इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180। क्या होता है, 90 से बड़ा हो और 180 से क्या हो, छोटा हो, ऐसे एंगल को क्या बोलते हैं, ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। इस केस में अगर एंगल 90 से बड़ा और एक 180 से छोटा है तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा। और हम सभी को पता है जो 90 से बड़े एंगल हैं उन सभी के लिए कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। कॉस की वैल्यू क्या होती है, निगेटिव होती है। यानी कि हमारा जो भी वर्क डन आने वाला है वो कैसा आने वाला है, निगेटिव वर्क डन आने वाला है। कैसा आने वाला है, निगेटिव वर्क डन आने वाला है। अब इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है, बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल। अब यहाँ पर हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हॉरिजॉन्टली सरफेस पे हम क्या करा रहे हैं, मूव करा रहे हैं। सपोज दैट फोर्स हमारा इधर लग रहा है, पर इस पर एक फ्रिक्शन फोर्स भी अप्लाई होता है। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर्स में फ्रिक्शन फोर्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है। यहाँ पर इसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स क्या लगता है, फ्रिक्शन फोर्स। ये जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में होने वाला है जस्ट उसके क्या है, अपोजिट। जस्ट उसके क्या है, अपोजिट। सपोज दैट फोर्स हमारा इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये डिस्प्लेसमेंट इधर की तरफ है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है ये कहाँ है, इसके अपोजिट। यानी यहाँ पर जो एंगल बनने वाला है ये एंगल क्या है, 90 एंगल से क्या है, ज़्यादा, ग्रेटर है। क्या है, ग्रेटर है। यानी कि इस टाइप के फोर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, इस टाइप के वर्क डन को क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क डन। क्या बोलेंगे, निगेटिव वर्क डन। यानी कि फ्रिक्शनल फोर्स से क्या बनता है, निगेटिव वर्क। क्या बनता है, निगेटिव वर्क। अगर कोई ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है उस कंडीशन पर ये। अब एक और एग्जांपल इसके लिए देख लेते हैं। हमने लिया कि एक सपोज दैट एक ऑब्जेक्ट है, इसका मास m है और इसे हम ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। कहाँ पुल कर रहे हैं, ऊपर की तरफ। ये हम इसे क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ पुल कर रहे हैं। और ग्रेविटेशन, इसका जो वेट है वो कहाँ लग रहा है, mg, नीचे की तरफ। कहाँ लग रहा है, mg, नीचे की तरफ। अब देखिए, अगर ऊपर की तरफ हम इसे पुल कर रहे हैं और ये ऊपर मूव करता चला जा रहा है, तो यहाँ पर एक जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, कौन सा फोर्स है, ग्रेविटेशनल, वो इस वर्क के क्या है, अगेंस्ट में है। यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। क्या हो जाएगा, नेगेटिव। इसके लिए ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्क डन। अगर ये ऊपर जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट ध्यान से देखें, इसे हम
एफ फोर्स लगा करके ऊपर ले जा रहे हैं, तो ये जो फोर्स अप्लाई किया जा रहा है इसी डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट भी है तो ये फोर्स हमारा क्या बनाता है, पॉजिटिव वर्क डन। पर अगर इसी ऑब्जेक्ट पे इसे कहाँ लेके जा रहे हैं, ऊपर, और इस पर अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स देखें तो वो कहाँ जाना चाहता है, नीचे, पर डिस्प्लेसमेंट कहाँ है, ऊपर। यानी कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स जब ऑब्जेक्ट कहाँ जाएगा, ऊपर, उस केस में ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा क्या बनाएगा, निगेटिव वर्क डन करेगा। क्या करेगा, निगेटिव वर्क डन करेगा, है ना। देखा, बहुत बेहतरीन तरीके से हमने इन क्वेश्चंस को समझा, इस टॉपिक को समझा। चलिए अब हम इसी में थोड़ा सा और देखते हैं। वर्कडन जीरो, वर्कडन क्या दिया है, जीरो। कब हमारा वर्कडन जीरो होगा, इसके लिए 3 कंडीशंस। कितनी कंडीशन है, 3। इसके लिए कितनी कंडीशंस हैं, 3 कंडीशंस हैं। तीनों कंडीशंस भी देख लेते हैं। या तो थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होगी तो हमारा वर्क डन क्या हो सकता है, 0। या फिर W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा, इसमें थीटा की वैल्यू क्या हो, 90 डिग्री हो, तो वर्क डन क्या हो जाएगा, हमारा 0 हो जाएगा। या फिर फोर्स F की वैल्यू क्या हो, 0 हो, तो भी हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, 0। या फिर डिस्प्लेसमेंट S की वैल्यू क्या हो जाए, 0 हो जाए, तो भी हमारा क्या हो सकता है, वर्क डन 0 हो सकता है। क्या हो सकता है, वर्क डन 0 हो सकता है। चलिए अब थीटा इज इक्वल 90 डिग्री पर एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल हमने क्या देखा, हमने एग्जाम्पल क्या देखा कि एक पोर्टर है, एक पोर्टर ले लेते हैं, पोर्टर यानी कुली ही मान लें, और वो हॉरिजॉन्टल प्लेटफॉर्म पर ट्रॉली को खिसका करके ले करके जा रही है, कोई पोर्टर ले करके जा रहा है। अगर ये पोर्टर इसको हॉरिजॉन्टली ले करके जा रहा है, कहाँ ले करके जा रहा है, हॉरिजॉन्टली, ठीक है, तो यहाँ पर फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी कहाँ हो रहा है, इसी डायरेक्शन में। पर अगर ये पोर्टर इसको इस ऑब्जेक्ट को अपने सर पर रखे होता, कहाँ रखे होता, सर पर, और खुद मूव कहाँ करता, आगे की तरफ, खुद कहाँ मूव करता, आगे की तरफ, तो ये जो लोड लिए है, लोड एक होता है सीधे ढकेल करके लेके जाना, और एक होता है लोड रख के जाना, यानी गठरी बना करके अपने सर पर लोड रख के ये क्या कर रहा है, आगे की तरफ मूव कर रहा है। ये क्या कर रहा है, आगे क्या कर रहा है, मूव। इस केस में इस लोड का जो फोर्स है वो कहाँ की तरफ वर्क कर रहा है, नीचे। कहाँ वर्क कर रहा है, नीचे। और डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। डिस्प्लेसमेंट इसका कहाँ हो रहा है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ऐसे केस में इनके बीच में कितना डिग्री का एंगल है, 90। यानी जो लोड एंगल बना रहा है, जो लोड डिस्प्लेसमेंट से एंगल बना रहा है, उस केस में थीटा कितना आएगा, 90। यानी लोड की वजह से वर्क डन कितना है, 0। वर्क डन इस लोड की वजह से कितना है, 0। ठीक, अब एक बात हम और देख लेते हैं एज एन एग्जाम्पल, सर्कुलर मोशन। क्या देख लेते हैं, सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन में सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और ये मूव कर रहा है वी वेलोसिटी से क्या कर रहा है, मूव, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है। क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन हमेशा कहाँ होती है, टुवर्ड्स द सेंटर, और वेलोसिटी की डायरेक्शन कहाँ, इधर, यानी ये मूव कहाँ करना चाहता है, इधर। ऐसे केस में इनके बीच में एंगल कितना बनता है, 90 डिग्री का। इसलिए हम बोल सकते हैं कि सर्कुलर मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके द्वारा वर्क डन, वो कितना वर्क डन कर रहा है। सर्कुलर मोशन में भी ऑब्जेक्ट का वर्क डन कितना है, ऑब्जेक्ट्स वर्क डन विल बी 0। ऐसी कंडीशन की बात कर रहे हैं, ठीक है, इस कंडीशन पे। बाकी अलग अलग टर्म पर अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है। अब ये तो हमने देख लिया, क्या देख लिया, थीटा इज इक्वल 0। अब अगर फोर्स
किसकी बात करें, फोर्स की। फोर्स अगर ज़ीरो हो यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा एक्सेलरेटेड ना हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो F इज इक्वल m इंटू ए। यहाँ पर एक्सेलरेशन क्या है, नहीं होता, जिस वजह से एक्सटर्नल फोर्स हम नहीं मान सकते कि कहीं से कुछ चेंजमेंट हो रहा है, यानी उस केस में फोर्स हमारा क्या है, वो कांस्टेंट बना हुआ है, या फिर वो चेंज वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो इस केस में भी हमारा क्या होता है, इस केस में भी वर्क डन क्या होता है, ज़ीरो होता है। क्या होता है, ज़ीरो, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं। कांस्टेंट वेलोसिटी होने का मतलब है एक्सेलरेशन वहाँ पर नहीं है, एक्सेलरेशन नहीं है तो कोई एक्सटर्नल फोर्स भी वहाँ पर अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्सटर्नल फोर्स भी अप्लाई नहीं हो रहा है, ठीक है। और एक और एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो हो, डिस्प्लेसमेंट क्या हो, ज़ीरो। सपोज दैट अब दीवार है, इस दीवार पे मैं फोर्स लगा रहा हूँ, पर ये दीवार है कि पीछे जा ही नहीं रही। क्या वॉल ये पीछे मूव कर रही, नहीं मूव कर रही, यानी इस वॉल पर डिस्प्लेसमेंट क्या है, ज़ीरो। फोर्स अप्लाइड ऑन द वॉल, और ये बहुत मजबूत वॉल है, कोई छोटी मोटी वॉल नहीं है, उस केस में है। तो यहाँ पर वॉल क्या मूवमेंट कर रही, नहीं कर रही, डिस्प्लेसमेंट यहाँ क्या हो जाएगा, ज़ीरो। डिस्प्लेसमेंट के ज़ीरो होते ही वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। वर्क डन भी क्या हो जाएगा, ज़ीरो। क्यों, क्योंकि हमारा डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा, एस की वैल्यू क्या हो गई, ज़ीरो, यानी कि वर्क हो गया ज़ीरो। ओके, हम सभी लोग धीरे धीरे कई सारे क्वेश्चंस को देखते रहते हैं और जब हम इन क्वेश्चंस को करते हैं तो हम अपने आसपास की चीज़ों से भी इनको रिलेट करते हैं। अगर हम बहुत अच्छे से इन्हें रिलेट कर पा रहे हैं ना, तो ये हमारे दिमाग में एकदम बैठ जाती है, हमारे दिमाग में ये एकदम बैठ जाती हैं, ठीक है। अब हम इस टर्म में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, बहुत बेहतरीन टॉपिक है ये। कांस्टेंट फोर्स के केस में तो हमको पता ही है कि हम एरिया लेते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स है तो उसमें भी एरिया लेंगे। कैसे, अच्छा कांस्टेंट फोर्स को भी एक बार देख लेते हैं। अगर हमारे पास एक ग्राफ हम ले रहे हैं, ये हमने एक ले लिया ग्राफ, एक ग्राफ, ठीक है, ये स्क्रीन पर आ रहा है, ठीक। ये है फोर्स और ये है डिस्प्लेसमेंट। अगर इस फोर्स और डिस्प्लेसमेंट में अगर हम लगातार एक कांस्टेंट फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, कांस्टेंट फोर्स ही अप्लाई कर रहे हैं, तो ये कुछ ऐसे रहेगा। ये फोर्स डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ चेंज नहीं होगा, इसकी वैल्यू क्या है, फिक्स। तो यहाँ पर जब भी हमको वर्क डन निकालना है, क्या निकालना है, वर्क डन, तो वर्क डन क्या निकालेंगे, ये जो हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, इसके अंडर का एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। वर्क डन क्या होगा, वर्क डन क्या होगा, एरिया अंडर द फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। अब हम चलते हैं वेरिएबल फोर्स पर, और ये इंपॉर्टेंट है, वेरिएबल फोर्स पर हम आ गए। वेरिएबल फोर्स को अगर हम देखें तो हमने सबसे पहले ये फोर्स और ये क्या ले लिया, डिस्प्लेसमेंट। इस पॉइंट ए पर, इस पॉइंट ए पर, ए पॉइंट यहां ले लेते हैं, ये क्या हो गया, फोर्स, ये हो गया डिस्प्लेसमेंट एक्स। अब वेरिएबल फोर्स है,
यानी डिस्प्लेसमेंट जैसे जैसे होता जा रहा है फोर्स की वैल्यू चेंज होती जा रही है, कभी कम है तो कभी क्या है ज़्यादा। और एक पॉइंट बी तक हमको इसकी फोर्स क्या कर रहा है, हम अप्लाई कर रहे हैं, उस केस में वर्क डन हमको क्या करना है, बताना है। तो वर्क डन जब हम बताएंगे, वर्क डन हम क्या करेंगे जब बताएंगे, तो देखिए इसके अंडर का एरिया हम बता सकते हैं, पर ये हम कैसे बताएं भाई, यहाँ पर तो कोई फिक्स्ड लाइन है नहीं, ये कर्व्ड लाइन है, यहाँ पर हम एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम एक काम करते हैं, हम एक बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेते हैं, बहुत छोटा सा डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट इतना है कि ये अगर हमारा पूरा x डिस्प्लेसमेंट है तो इसे हमने एक बहुत स्मॉल चेंजमेंट dx कंसीडर किया, और ए पॉइंट से लेकर के कहाँ तक, बी पॉइंट तक। तो हम देखिए कैसे करते हैं इसे, इंटीग्रेशन करके वर्क डन बाय फोर्स, वेरिएबल फोर्स इज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। अब देखो छोटा सा वर्क डन अगर देखें तो ये है डी डब्ल्यू, ये क्या है डी डब्ल्यू, कितना फोर्स अप्लाई हो रहा है, एफ फोर्स अप्लाई हो रहा है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना है डी एक्स। अब अगर ये छोटा सा वर्क डन है, स्मॉल वर्क डन, अब अगर हम वेरिएबल फोर्स का पॉइंट ए टू बी का टोटल वर्क डन देखें, क्या देखें टोटल वर्क डन, यानी कि इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, हर एक छोटे छोटे वर्क डन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, इतने सारे वर्क डन, इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, लिमिट लगा दी कहाँ से, पॉइंट ए टू बी, पॉइंट ए टू बी। अगर इस ए पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट इनिशियल एक्स आई है, कितना है एक्स आई, और फाइनल पर है एफ एक्स एफ, तो यहाँ पर क्या बनेगा एक्स आई, और ये बन जाएगा एक्स एफ डी एक्स। ये हमारा क्या हो जाएगा, टोटल वर्क डन W इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। क्या बन जाएगा, टोटल वर्क डन इज इक्वल फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ये क्या है, वर्क डन बाई अ वेरिएबल, वर्क डन बाई अ वेरिएबल फोर्स। कांस्टेंट फोर्स के केस में सीधे हम एरिया निकाल लेंगे, और वेरिएबल केस में हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करके क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, आ जाते हैं एक क्वेश्चन पर, एक क्वेश्चन पर। भाई अब पढ़ा है तो क्वेश्चन लगाना भी थोड़ा सा तो जरूरी है, थोड़ा सा तो जरूरी है। चलिए, इफ अ फोर्स F is equal 3x square plus 4 acts on a body in x direction, find the work done by this force during the displacement x is equal 0 to x is equal 2। 0 से 2 तक के लिए हमको क्या करना है, फाइंड करना है। चलिए कोई बात नहीं, अब इसको कैसे करते हैं, तो डी डब्ल्यू इज इक्वल क्या होगा, एफ इंटू डी एक्स, टोटल वर्क डन लिमिट 0 to 2, फॉर्मूला क्या लगाते हैं, एक्स आई टू एक्स एफ और एफ इंटू डी एक्स। क्या बन गया, 0 to 2, एफ की वैल्यू कितनी दी है, 3x स्क्वायर प्लस 4, 3x स्क्वायर प्लस 4, और ये क्या हो गया डी एक्स। चलो भाई देखते हैं, इंटीग्रेशन किया, इंटीग्रेशन करने पर 3x स्क्वायर इंटीग्रेशन डी एक्स प्लस ये हो गया 4 इंटीग्रेशन डी एक्स, लिमिट 0 to 2, 0 to 2। एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है, एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है एक्स क्यूब बाई 3, पावर में एक ऐड और नीचे क्या हो गया उतनी ही, जितनी पावर उतनी, और मल्टीप्लाई ये क्या है 3, लिमिट कितनी है 0 to 2 प्लस यहाँ पर 4,
4 dx, dx के लिए 4 एक कांस्टेंट टर्म है, ये कहाँ आ गया बाहर, ये हो गया 1 dx, 1 dx का इंटीग्रेशन कितना हो गया x, और लिमिट लग गए 0 to 2, वैल्यू पुट करी 3 इंटू, ये हो गया 2 की पावर 3 यानी 8 अपॉन में 3, 3 से 3 कैंसिल, अपर लिमिट माइनस क्या होता है लोअर लिमिट, सॉरी अभी पहले आपको जो है रुको पूरा करते हैं, पूरा डायरेक्ट नहीं करते हैं, देखिए यहाँ कैसे करेंगे, 3 अपर लिमिट पुट करी, ये हो गया 8/3 माइनस लोअर लिमिट पुट करी, ये हो गया 0/3, ठीक, ये हो गया प्लस अपर लिमिट 4 2 माइनस 0, यहाँ पर 3 इंटू 8/3, ये हो गया टर्मिनेट, ये भी टर्मिनेट हो गया, ये हो गया 8, 3 से 3 कैंसिल, 8 + 8 ये कितना हो गया 16 जूल वर्क डन, वर्क डन हमारा कितना आ गया 16 जूल, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो वेरिएबल फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी तरीके के कई सारे क्वेश्चंस हैं जो हम लोग करते रहेंगे, बहुत इजी वे में हम उनको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब हम आगे, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, कोई टफ नहीं है, सीधे सीधे हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन इनिशियल टू फाइनल f dx और वैल्यू रख करके हमको सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, और ये है एनर्जी। क्या है? एनर्जी। अब देखो एनर्जी क्या है, बहुत सिंपल सी डेफिनेशन है, एबिलिटी ऑफ वर्क डन, या हमारे कार्य करने की क्षमता, यही तो ऊर्जा है, एनर्जी है। एनर्जी क्या है? एनर्जी इज अ एबिलिटी, एनर्जी इज अ एबिलिटी टू डन वर्क, टू वर्क डन, या डन वर्क भी कर सकते हैं, या टू डू वर्क भी हम बोल सकते हैं, टू डू वर्क, यानी काम करने की जो क्षमता है वो हमारी क्या है? एनर्जी है। वो क्या है? एनर्जी। ठीक है, बहुत सिंपल डेफिनेशन है। अब एनर्जी सेम टू लाइक, सेम किसकी तरह होती है? वर्क। जो वर्क की यूनिट है वही यूनिट किसकी है? एनर्जी की। जो डायमेंशनल फार्मूला वर्क के लिए यूज होता है वही डायमेंशनल फार्मूला ml² t-2 किसके लिए यूज होता है? एनर्जी के लिए यूज होता है। यानी वर्क हमारी एक टाइप की एनर्जी है, एक एनर्जी का फॉर्म है वर्क। ठीक है, अब कई टाइप की एनर्जी होती हैं, एनर्जी भी कितनी होती हैं? कई टाइप की। थर्मल एनर्जी, अगर हम दूसरी किसी एनर्जी की बात करें तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर हम और एनर्जीज की बात करें तो मैकेनिकल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी, बहुत सारी एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी। तो एनर्जी क्या है? बहुत सारी हैं, इनके फॉर्म, बहुत सारे फॉर्म हैं एनर्जी के। अब हमको अपने इस टॉपिक के लिए, वर्क एंड एनर्जी के लिए जो एनर्जी देखनी है वो एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। वो एनर्जी कौन सी है? मैकेनिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? मैकेनिकल एनर्जी। चलो भाई, मैकेनिकल एनर्जी मेनली 2 टाइप की है। सबसे पहली है काइनेटिक एनर्जी और दूसरी है पोटेंशियल एनर्जी। तो हम यहाँ पर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। हम यहाँ पर देखते हैं काइनेटिक एनर्जी क्या है। काइनेटिक, काइनेटिक का मतलब मोशन से है। किससे है? मोशन से। जो भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, अब वो मोशन में है तो कहीं ना कहीं वो डिस्प्लेसमेंट ले रहा है, कहीं ना कहीं वो एक वर्क कर रहा है। अगर वर्क कर रहा है तो उसके अंदर क्या है? एनर्जी है। क्या है? एनर्जी। इस टाइप की एनर्जी को हम लोग क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी, जो उसके मोशन की वजह से है। किसकी वजह से है? मोशन की वजह से है। ठीक है, तो
काइनेटिक एनर्जी is a energy which possessed by body due to its motion. बहुत सिंपल डेफिनेशन कि काइनेटिक एनर्जी इज अ एनर्जी विच पॉजेस्ड बाय बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन, जो उसके मोशन की वजह से उस बॉडी में रहती है, उसे हम क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? काइनेटिक एनर्जी। अब हम सभी लोग 9th में भी, 10th में भी, 9th में, 11th में इसको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ के आए हैं कि काइनेटिक एनर्जी क्या है। इसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? के ई से। और इसका फार्मूला क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। क्या होता है? हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब हम वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ेंगे तो इसका मेन रोल रहता है। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल क्या है? हाफ mv स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें तो एक मोमेंटम के साथ इसका रिलेशन भी देख लेते हैं। मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है P इज इक्वल mv। क्या होता है? P इज इक्वल mv। फोर्स वाले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ ऊपर हम m का मल्टीप्लाई करा दें जिससे हो गया m स्क्वायर, और नीचे हमने क्या करा दिया? डिवाइड। ये हमारा क्या बन गया? 1/2 m स्क्वायर mv होल स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया? m। mv क्या होता है? मोमेंटम p। mv क्या होता है? मोमेंटम p। यानी ये क्या बन जाएगा? p स्क्वायर अपॉन में 2m, जो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन में 2m। क्या बोल सकते हैं? काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन में 2m बोल सकते हैं। ठीक है, अब हम इसमें थोड़ा और आगे चलते हैं। पोटेंशियल एनर्जी हम लोग बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर देखते हैं वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या देखते हैं? वर्क एनर्जी थ्योरम। देखिए, हमें इस लेक्चर में कई सारी चीज़ें कवर करनी हैं, तो उन थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट को लेकर के और एक आधा उनके साथ क्वेश्चंस को लेकर के हम अपनी इस क्लास को अंतिम पड़ाव तक लेकर के चलेंगे। ठीक है, चलो भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है? ध्यान से देखेंगे। वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी। एक बॉडी है, इस पर बहुत सारे फोर्स लग रहे हैं, हो सकता है इधर लग रहा हो, ऊपर लग रहा हो, कहीं पर भी। टोटल रिजल्टेंट जो फोर्स होगा, यानी ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। ये टोटल जो हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स बनेगा, वर्कडन बनेगा, वर्कडन बाई ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी। सभी फोर्सेस, जितना भी हमारा नेट रिजल्टेंट फोर्स है, उसकी वजह से जितना वर्कडन है, वो वर्कडन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट के बराबर होता है। वो वर्कडन क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी में चेंजमेंट के बराबर होता है। यानी W इज इक्वल डेल्टा के। W इज इक्वल डेल्टा के। इसे हम बोल सकते हैं के फाइनल माइनस के इनिशियल। के फाइनल माइनस के इनिशियल। चलिए, इसका थोड़ा सा हल्का सा एक झलक देख लेते हैं। सपोज दैट एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, एक ऑब्जेक्ट है, और उस ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u है। ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी u। हमने इस पर फोर्स अप्लाई किया। फोर्स अप्लाई करने से कुछ देर बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो गई? चेंज, और अब इसकी वेलोसिटी हो गई है v। फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई? v। ठीक है, तो इस कंडीशन में अगर हम ध्यान से देखें तो W इज इक्वल क्या होता है? Fs। W इज इक्वल क्या होता है? Fs, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स
को हम क्या बोल सकते हैं, एम ए। जैसे ही हम यहाँ पर फोर्स अप्लाई करेंगे वेलोसिटी क्या होगी, चेंज, और वेलोसिटी चेंज होने पर क्या आता है, एक एक्सेलरेशन। यानी फोर्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, एम इंटू ए, क्योंकि एक हमने ऑब्जेक्ट कंसीडर किया हुआ है, कंसीडर एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m। तो ये क्या हो गया, m इंटू ए, और ये हो गया डिस्प्लेसमेंट s। हम सभी को पता है एक्सेलरेशन a क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल। क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में टाइम इंटरवल। और अगर हम लॉ ऑफ मोशन से देखें, किससे देखें, लॉ ऑफ मोशन से, तो हम सभी को एक बात और पता है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू ए एस। अगर एक्सेलरेशन ए की वैल्यू देखना चाहें तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s, यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं m, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन में 2s मल्टीप्लाई में s, इस s से s क्या हो गया, कैंसिल, 1/2m, और ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। आगे से हम क्या बोल सकते हैं, 1/2m वी स्क्वायर माइनस 1/2m यू स्क्वायर, और हाफ एम वी स्क्वायर। अभी अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा काइनेटिक एनर्जी का, कि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। यहाँ पर फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, फाइनल वेलोसिटी क्या है, v, इसलिए ये काइनेटिक एनर्जी कौन सी हो गई, फाइनल, और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, u, तो ये हो गई के इनिशियल, और ये किसके इक्वल है, वर्क डन के, यानी वर्क डन इज इक्वल चेंज इनटू काइनेटिक एनर्जी। यही क्या है, वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम। बहुत बेहतरीन तरीके से हम इसे क्या कर रहे हैं, समझते हैं, और समझ करके हम लोग इसको करते हुए चलते हैं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और एक क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कितना भी टफ हो, हमारा काम है उसको सिंपल तरीके से सॉल्व करना। चले, इफ टू पार्टिकल ऑफ मास 4 and 7 kg, m1 कितना है 4 kg और m2 कितना है 7 kg, हैव सेम मोमेंटम, यानी p1 इज इक्वल p और p2 भी किसके इक्वल है, p के इक्वल। देन फाइंड द रेशियो ऑफ देयर काइनेटिक एनर्जी, इनकी काइनेटिक एनर्जी की क्या फाइंड करना है, रेशियो, यानी k1 और k2 हमको पता करनी है, फिर k1/k2 हमको क्या करनी है, निकालनी है। रेशियो ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, चले देखें, करते हैं क्वेश्चन को बहुत आसान तरीके से। क्वेश्चन, काइनेटिक एनर्जी P इज इक्वल p स्क्वायर अपॉन में 2 है। यही फार्मूला हम लोगों ने थोड़ी देर पहले पढ़ा। K1 के लिए P1 m1 और K2 के लिए हो गया P2 स्क्वायर अपॉन में 2 m2, क्या हो गया 2 m2। ध्यान से देखिए, अगर हम इनका डिवाइड करा दें, क्या करा दें, डिवाइड, तो बन गया K1/K2, क्या बन गया हमारे लिए, बन गया K1/K2। इस वाले 2 से ये 2 कैंसिल, इस वाले P1 स्क्वायर से P2 स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। M2 और M1, M2 कहाँ गया ऊपर और M1 कहाँ गया नीचे। M2 की वैल्यू कितनी थी 7 और M1 की वैल्यू थी 4, तो काइनेटिक एनर्जी का रेशियो क्या हो गया, K1 रेशियो K2 इज इक्वल 7 रेशियो 4, क्या हो गया 7 रेशियो 4। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक, अब हम इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। सभी बच्चे लोग जो भी लाइव क्लास देख रहे हैं, जो भी हमारे वीडियो को देख रहे हैं, मेरे इस क्वेश्चन करने के पहले आप सभी लोग वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और पॉज करने के बाद आप इस क्वेश्चन को 2 मिनट देख सकते हैं। अगर आपको आता है तो ठीक है, और नहीं आता है तो जो मैं बता रहा हूं आप उसे भी देख सकते हैं। पर पहला कोशिश आपकी होनी चाहिए कि आप वीडियो को पॉज करके खुद से ही एक बार क्वेश्चन को लगाने की कोशिश करेंगे। चलें देखें, अब वेलोसिटी ऑफ मास 0.8 kg, m की वैल्यू 0.8 kg, हैज़ इनिशियल वेलोसिटी
u इज इक्वल 3i माइनस 4j मीटर पर सेकेंड, और एंड द फाइनल वेलोसिटी v माइनस 6i प्लस 2k मीटर पर सेकेंड. फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. फाइंड द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी. कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? देखिए, चेंज काइनेटिक एनर्जी यानी के फाइनल माइनस के इनिशियल क्या होता है? हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर. हाफ एम कॉमन, ये हो गया वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर. कैसे निकाली जाए वी स्क्वायर की वैल्यू? हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है, हमने वेक्टर पढ़ा हुआ है. अगर हम यहाँ पर u की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा u की वैल्यू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर. माइनस का 4 स्क्वायर और माइनस का स्क्वायर करने पर ये वैल्यू हमेशा क्या आएगी? पॉजिटिव. ये वैल्यू निकल के आएगी 4 की. 4 16, 16 9, स्क्वायर रूट के अंदर 25, ये वैल्यू हो गई 5 मीटर पर सेकेंड. ये किसकी वैल्यू आ गई? u की वैल्यू. अगर v की वैल्यू देखें तो वेक्टर वाले चैप्टर में हमने जितनी चीज़ें पढ़ी थी यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं. -6 का स्क्वायर, ये हो गया 36, प्लस 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना हो गया? 4, ये हो गया स्क्वायर रूट 40, ये हो गया स्क्वायर रूट 40. ठीक है, तो इसकी वैल्यू, चलो स्क्वायर रूट 40 मीटर पर सेकेंड ही रहने दो, मीटर पर सेकेंड. अब v की वैल्यू पता चल गई, u की वैल्यू पता चल गई, स्क्वायर रख दी वैल्यू. यहाँ पर हमने वैल्यू रखी. जैसे ही वैल्यू हमने रखी तो वैल्यू रखने पर हमको क्या मिला? हमको मिला क्या मिला? हाफ. m की वैल्यू कितनी है? 0.8 मल्टीप्लाई वी स्क्वायर 20 रूट 40 का स्क्वायर कितना हो गया? 40 माइनस 25, 5 का स्क्वायर हो गया 25, ये कैंसिल 0.4 और यहाँ हो गया 15, 15 चौके 60 यानी 6 जूल. ये क्या आया? काइनेटिक एनर्जी का चेंजमेंट. डेल्टा के इज इक्वल 6 जूल. आंसर इसका होगा. ठीक है, तो ये हमने आज वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन. मोमेंटम पढ़ा, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन पढ़ा, उसका एक क्वेश्चन. एक हमने वेरिएबल फोर्स पढ़ा, उसका क्वेश्चन. फिर हमने पढ़ा था वर्क डन, पॉजिटिव नेगेटिव, और उसके कई सारे हमने एग्जांपल्स देखे. एक बार हम फिर से अपनी इस पूरे जो आज के लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा, इसको एक बार फिर से हम रिकॉल करते हैं. चलें, बहुत जल्दी सभी लोग आ जाएं फर्स्ट पेज पे. हमने सबसे पहले क्या देखा? वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन फोर्स अप्लाई ऑन ऑब्जेक्ट एंड डिस्प्लेसमेंट अंडरगोज पैरेलल टू द फोर्स और पैरेलल टू द वन ऑफ द कंपोनेंट ऑफ फोर्स. इसके बारे में हमने इसका डायग्राम देखा. फिर हमने इसके लिए फॉर्मूला बनाया, W इज इक्वल एफ एस कॉस थीटा. ये एक स्केलर क्वांटिटी है. ये जब किन्हीं दो वेक्टर्स का मल्टीप्लिकेशन स्केलर आता है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? स्केलर मल्टीप्लिकेशन. तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, ये डॉट प्रोडक्ट में आएगा. इसकी यूनिट देख ली, यूनिट हमने देख ली जूल, न्यूटन, मीटर, और इसकी हमने डायमेंशनल फार्मूला देखा, ml स्क्वायर टी की -2. फिर हम लोगों ने क्या देखा? अरे क्या देखा? फिर हमने पढ़ा नेचर ऑफ वर्क डन. क्या पढ़ा हमने? नेचर ऑफ वर्क डन. नेचर ऑफ वर्क डन में पॉजिटिव वर्क डन अगर एंगल हमारा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में एक्यूट एंगल है. निगेटिव वर्क डन अगर एंगल एक्यूट ऑब्ट्यूस एंगल है. जीरो वर्क डन की 3 कंडीशन, अगर एंगल 90 डिग्री हो जाए, या फिर फोर्स 0 डिग्री हो जाए, या फिर डिस्प्लेसमेंट 0 डिग्री हो जाए. और सभी के एक एक एग्जाम्पल्स देखे हम लोगों ने. फिर हमने क्या देखा? वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स. फार्मूला हमारे लिए क्या बनेगा? वर्क डन W इज इक्वल इंटीग्रेशन x इनिशियल टू x फाइनल, जहाँ तक हमारा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यानी F इनटू dx. ये हमारे लिए क्या बन के आएगा? फार्मूला बन करके आएगा. फिर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया,
और फिर हमने देखा एनर्जी के बारे में, जिसमें हमको मेनली क्या पढ़नी है, मैकेनिकल एनर्जी। इसमें हमने देखा काइनेटिक एनर्जी के बारे में, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला K इज इक्वल हाफ mv², रिलेशन पढ़ा मोमेंटम के साथ K इज इक्वल p²/2m, और फिर हमने देखी वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या देखी हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम। वर्क डन बाय फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वर्क डन W इज इक्वल डेल्टा K फाइनल माइनस K इनिशियल। और इससे रिलेटेड भी हमने क्या कर लिए, यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस बढ़िया लेवल के कर लिए। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी क्लास को यहीं तक रखते हैं। हमारी मुलाकात फिर से बहुत जल्दी होने वाली है। हम अगले लेक्चर, अगले टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे, और फिर से हम बहुत बेहतरीन कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझते हुए चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। तब तक के लिए गुड बाय।